Hello everyone, this is your SST teacher. Now we studied about our chapter number 20, that is Foreign Policy of India and its relation with neighboring country. The utmost urgency of this chapter, or the utmost important context of this chapter, is that what is foreign policy and what is the relationship of India with its neighboring country and who are our neighboring countries. Okay, now what is foreign policy? Foreign policy is a strategy of any nation's government, that how a nation's government deals with other nation government and deals with other nation. Strategy of a government in dealing with other nation. It is simple. किसी भी देश की सरकार जब कोई नियम बनाती है कि वो बाकी देश की सरकार के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखेगी या कैसे रिलेशनशिप रखेगी, दैट इज फॉरेन पॉलिसी. नाउ सेकंड टॉपिक और सेकंड पॉइंट, ठीक है, I am writing here on I explain you in the point so that it you get easily. Okay, पॉइंट वाइज समझाऊंगा तो आप आसानी से इसको समझेंगे. ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा? द स्ट्रैटेजी ऑफ एनी नेशन गवर्नमेंट, दैट हाउ अ नेशन गवर्नमेंट डील्स विद द अदर नेशन गवर्नमेंट. ओके, सेकंड, इट इज बेस्ड ऑन सेवरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज. नाउ व्हाट इज वैल्यूज? वी ऑल हैव सम वैल्यूज. क्या होते हैं मूल्य या क्या होती है वैल्यूज? Like respect elders, okay, follow rules and regulations. These are our values, and we have also several principles. What type of principle we have? The principles like do not hurt anyone, or we have several principle of our own self. हमारे खुद के कुछ सिद्धांत होते हैं कि हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, या अगर बात करें कि हम बेफालतू में किसी से बेवजह कुछ बात नहीं करेंगे, या बेवजह हम कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे. हमारे कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं अपनी लाइफ के, तो वैसे ही फॉरेन पॉलिसीज की भी प्रिंसिपल्स रहते हैं. एंड दीज प्रिंसिपल्स, ओके, on these principles foreign policy of any nation form. Okay, values. Now values is a perspective given by the thinkers. Okay, thinkers, विचारकों के द्वारा जो पर्सपेक्टिव दिए जाते हैं, पहली बात. दूसरी बात, उस देश का कोई महान नेता ने कुछ अगर बोला हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ओके, रिलेशनशिप बनाने से रिलेटेड, तो उसके बारे में. और ये हिस्टोरिकल बेसिस में भी रहता है. हिस्टोरिकल बेसिस क्या? फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. किसी देश का इतिहास कैसा रहा है, किस तरह का रहा है, उस बेसिस में कोई भी नेशन बाकी नेशंस के साथ रिलेशनशिप बनाता है. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन, आई एम राइटिंग हियर, historical okay, historical perspective here means that हमारे देश का जैसे इतिहास रहा है कि हमारा रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस अच्छा नहीं रहा है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी पॉलिसी जब बनाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं पाकिस्तान के साथ. क्यों? ताकि बाद में हमारे को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. सो द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डोमिनेट्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी नेशन. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज अ डिसीजन ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स क्या होती है? जैसे हम देश में सरकार बनाने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं ना, पॉलिटिक्स का मतलब कोई खराब चीज नहीं होती. पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि कैसे कोई व्यक्ति एक सुप्रीम बनने की कोशिश करता है, ये है पॉलिटिक्स. ठीक है, अब आप उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लेते हो कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तो पॉलिटिक्स इज, आजकल के टाइम पे लोग उसे गलत वे में ले रहे हैं. बट एग्जैक्टली द पॉलिटिक्स मीन्स इज दैट हाउ अ इंडिविजुअल पर्सन कम इनटू अ पावर. तो वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई देश अपने आप को सुप्रीम बताने की कोशिश करता है, कई सारे देश आपस में एक दूसरे से अपने आप को अमीर बताने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम बताने की कोशिश करते हैं, या आपस में दोस्ती कायम करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो इट्स अ डिसीजन. फॉरेन पॉलिसी एक डिसीजन है किसी नेशन का कि वो बाकी नेशंस के साथ इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ट्रीट करेगा, किस तरह से ट्रीट करेगा उसको. ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेन पॉलिसी इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ एनी नेशंस गवर्नमेंट टू डील विद अदर नेशन गवर्नमेंट. It is based on several principles, historical perspective and values. Like Indian foreign policy is based on the principles of Gandhian philosophy, the values of Indian National Congress, and the leaders of and the freedom struggles and the past few prime ministers of India. Their ideologies influenced our foreign policy. Mostly the Pandit Jawaharlal Nehru perspective dominates our Indian foreign policies, like non-aligned movement. Okay, although we studied about in the next topic of this section. Okay,
So this is somehow your basic introduction of foreign policy is completed. Okay, now we come to our next topic, that what are the principles of foreign policy. Okay, what are the principles of Indian foreign policy. अब हम इंडियन फॉरेन पॉलिसीज के प्रिंसिपल पढ़ेंगे. अब एक बात पहले यहाँ ध्यान दो उसको पढ़ने के पहले, कि कोई भी देश अकेले डेवलपमेंट नहीं कर सकता. नो नेशंस डेवलप्ड इटसेल्फ इन आइसोलेशन. ठीक है, एवरी जस्ट लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स सेवरल हेल्प विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, सिमिलरली नो नेशंस डेवलप देमसेल्फ इन आइसोलेशन. कोई भी देश अपने आप को अकेले डेवलप नहीं कर सकता. दे नीड हेल्प फ्रॉम एनी अदर नेशन, फ्रॉम देयर नेबरिंग कंट्रीज, फ्रॉम द country which is very far from that specific nation. Like India, we need help from United States of America. We take help from number of countries like Canada, like Britain, like Europe. So all these, like the countries of Europe and from the countries of Russia and the country of Russia, we take help just for our development. So no nation developed in isolation. No nation developed in isolation, and that is the utmost, that is the very essence of any foreign policy, कि कोई भी नेशन अकेले डेवलपमेंट नहीं कर सकता. That is why when no nation developed in isolation, they take with other nations, and when they take help with other nation, so the relationship which established between these two nations is called foreign policy. Okay, इतना मैंने आपको समझा दिया, मेरे हिसाब से इतना आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स को जॉट डाउन कर सकते हैं. ओके, यू हैव एन ऑप्शन टू पॉज द वीडियो and after that make a notes, a very precise and very beautiful notes by yourself. Okay, so it helps you during exam. Now our next topic is determining factors. Determining factors of what? Indian foreign policy. I am writing here in short, you can write it in the full form, that IFP stands for Indian Foreign Policy. Okay, so number one is geographical factor. Number two is non-aligned movement, or in short form or in abbreviation you can write like this, NAM. Okay, now the third one is historical tradition. Fourth one is national interest. Just wait for a while while I'll write it complete. You can pause video and write all these points. Okay, it is already mentioned in your book. Okay, so the determining factors, what are the determining? The factors which determine, वो कारक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करते हैं या डिजाइन करते हैं या स्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, वो फैक्टर्स जिसके कारण, जिसको देखकर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिटरमाइनिंग को इस तरह से समझो, है ना, चूंकि आपकी क्लास छोटी है इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. डिटरमाइनिंग को कुछ इस तरह से समझो, अगर मैं बात करूँ, आप कुछ सामान खरीदने मार्केट जाते हो. ठीक है, तो आप कुछ सामान खरीदने मार्केट जाते हो तो आपको मार्केट पहुंचने के पहले कुछ चीज़ें रखनी पड़ती है, कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली इन कोरोना टाइम, है ना. आप कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर ही जाओगे ना. तो पहले क्या, सबसे पहले पैसा, है ना. सबसे पहले क्या चाहिए अगर हम मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हैं? फर्स्टली इट इज़ अ मनी. सेकेंड, आप अपने साथ सैनिटाइजर रखो. थर्ड, मास्क लगा के जाओ. ठीक है, ग्लव्स पहन के जाओ इफ इट इज़ पॉसिबल बाय योरसेल्फ. पैदल जाना है तो पैदल जाओ, दूर है तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हो ना. तो वैसे ही जब कोई देश कोई फॉरेन पॉलिसी बनाता है या कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, तो उसको निर्धारित करने वाले कई सारे फैक्टर रहते हैं. उसको डोमिनेट या डिटरमाइन या उसको डोमिनेट या उसको इफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स रहते हैं. पहला क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर. द नंबर वन, in determining factor, the number one determining factor of Indian foreign policy is geographical factor. Okay, now
What is geographical factor? As we know that India so lies in the South Asian country. India is a South Asian country, and it is also called as Indian Peninsula. Okay. Now, what is peninsula? Peninsula is an area which is peninsula is a piece of land whose 3 parts are surrounded by water. Okay, and the one is with land boundaries. So in geographical factor, हम अपने नेशन के साथ, हम अपने देश को ध्यान में रखते हुए, हम अपने पड़ोसी देशों को ध्यान में रखते हुए, हम अपने दूर के देशों को ध्यान में रखते हुए कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, है ना। पहली बात, अगर मैं बात करूं फॉरेन पॉलिसी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पड़ोसी देशों के साथ ही अपना क्या करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सेप्ट फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज, हम कई बार दूर देशों के साथ भी रिलेशनशिप बनाते हैं। ओके, so relationship is established after considering this factor, that geographical factor is one of the most important factor by which we establish our relationship with any other nation. अगर मैं बात करता हूँ मेरा हमारे देश का रिलेशनशिप, इंडिया का रिलेशनशिप नेपाल के साथ अच्छा है, बांग्लादेश के साथ अच्छा है, श्रीलंका के साथ अच्छा है, या बाकी किसी अच्छा है, या म्यांमार के साथ अच्छा है, मालदीव्स के साथ अच्छा है, तो हमने क्यों रिलेशनशिप अच्छा बनाया है, या रशिया के साथ अच्छा है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड चाइना, हमारे रिलेशनशिप बाकी नेशंस के साथ अच्छे हैं। Why we establish that type of relationship with any other nation? Because अगर कल को पाकिस्तान और चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम क्या करेंगे, रशिया की हेल्प ले सकते हैं। हमारा रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ भी अच्छा है, तो हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर कल को हमारे ऊपर पाकिस्तान या चाइना अटैक करता है, तो somehow we take help from our neighboring countries with whom we have a friendly relationship, as well as we take help from the country who are far from us, that is United States of America and Russia. Okay, so this is somehow this topic is clear कि हम क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी अपने देश, हम कोशिश करते हैं, कोई भी नेशन अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या करता है, कोशिश करता है कि फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनाए या रिलेशनशिप अच्छे बनाए। क्यों रिलेशनशिप अच्छे बनाए? इसलिए क्योंकि अगर रिलेशनशिप खराब होंगे तो कल को हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, अटैक होगा तो जाहिर सी बात है हम लोगों को प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आए दिन हमारे को जम्मू कश्मीर की बॉर्डर में टेररिस्ट अटैक देखने पड़ते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ हमारे चाइना के साथ अभी रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना, 1962 के बाद हमारे रिलेशनशिप चाइना के साथ अच्छे नहीं रहे। तो क्या रीजन है उसका? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग चाइना और हमारे रिलेशनशिप अच्छे इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि चाइना हमेशा बॉर्डर पर अटैक करता है, और जिसके कारण हमें हर साल कभी ना कभी बॉर्डर के डिस्प्यूट को लेकर सामने खड़ा होना पड़ता है चाइना के। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा हो, इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप अच्छा हो। क्यों? ताकि हम ये क्यों करना चाहते हैं, जोग्राफिकल फैक्टर को देखते हुए। क्यों? क्योंकि अगर कल को जोग्राफिकल फैक्टर मतलब कि हम यहाँ लोकेशन की बात कर रहे हैं कि इसको इस तरह से समझो कि आपका घर है, अब आप अपने अगर पड़ोसी के साथ अच्छी रिश्तेदारी नहीं बनाओगे, है ना, तो कल को अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, है ना। जैसा बोला जाता है कि दैट नेबर्स इज वेरी गुड रिलेटिव, है ना। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपके रिलेशनशिप अपने पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं रहेंगे तो शायद दूर के देश भी आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। Non-aligned movement is a stand which is taken by India after its independence after 1947, and the non-aligned movement was formed by or headed by Pandit Jawaharlal Nehru and the four other leaders. Okay, the countries are Yugoslavia. Okay, the countries are Yugoslavia, Indonesia, Ghana, okay, and the Egypt and India. So these 5 countries collectively form in a movement or organization at international level in 1961-62, and the first summit was held in 1961 Belgrade. Non-aligned movement is an international stand. नॉन अलाइन मूवमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड है, एक अंतर्राष्ट्रीय डिसीजन है 5 नेशंस का, ठीक है, 5 नेशंस का, कि वो कैसे अपने देशों को गुलामी से बचा कर रखेगा। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अब इसको इस तरह से समझो कि 1945 के बाद से, 1945 जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1939 से 1945, ओके, आई एम राइटिंग हियर, 1939 से 1945 जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ क्या?
जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1939 से 1945 तक चला, दो वर्ल्ड, पूरा विश्व या पूरा वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is capitalist countries and the next and the second one is socialist country. Capitalist country are those country like United States of America, Britain, Britain, the France, all these are the capitalist country. On the other hand, the socialist countries are those countries like Russia. Russia is not there that time, that is USSR, USSR, Union of Soviet Socialist Republic. Union of Soviet Socialist Republic, and the countries like Tajikistan, Kyrgyzstan, all these nations are what? Are the part of the USSR. There are two perspectives after the Second World War, that is communism, socialism, and the next one is capitalist, okay, liberal capitalism. So these are the two perspectives. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा विश्व दो पार्ट में बटा, दो पार्ट में बटने के कारण क्या हुआ, दो थिंकिंग जनरेट हुई, कैपिटलिस्ट और एक और सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद और आर्थिकवाद, समाजवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद जब एस्टैब्लिश हुआ, समाजवाद और पूंजीवाद जब एस्टैब्लिश हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ, जो नए देश थे उनको वो दोनों देश कौन से यूएसए और यूएसएसआर अपनी तरफ खींच रहे थे। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक ऐसा डिसीजन लेना है ना, ताकि हम किसी देश के गुलाम ना बन जाए। इसको इस तरह से समझो कि अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मदद इंडिया करता या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ इंडिया आ जाता, तो शायद इंडिया को रशिया या यूएसएसआर की मदद नहीं मिलती। वैसे अगर इंडोनेशिया यूनाइटेड स्टेट के साथ आ जाता तो उसको रशिया की मदद नहीं मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि वो उसका दोस्त बन जाता। तो इसलिए नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम पे, नॉन अलाइंड मूवमेंट एक ऐसा डिसीजन था कि सारे देशों ने क्या डिसाइड किया, 5 देशों ने, कि हम किसी भी देश के साथ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी आज़ाद हुए, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, हम अभी आज़ाद हुए, और अगर हम अभी आज़ाद हुए और हम किसी एक देश के साथ मिल जाएंगे तो शायद कल को वो वापस हमें गुलाम बना ले, और अल्टीमेटली वी अगेन फेस द कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म। सो अल्टीमेटली डिसाइडेड टू टेक एन स्टैंड against Cold War, okay, against Cold War. Now what is Cold War? The division of world into two parts, okay, that is NATO and Warsaw Pact is known as Cold War. Non-aligned movement is a stand, ठीक है, इसको इतना ही समझो। आपका टॉपिक में सिर्फ इतना ही है, बहुत डिटेल में मत जाना, बहुत लंबा टॉपिक है क्योंकि, ठीक है। Non-aligned movement is a stand taken by Pandit Jawaharlal Nehru during Cold War, and this is the first stand which is taken by India after its independence, ठीक है। Now third point is historical tradition. Now what is historical tradition? As I earlier discussed you about this aspect, that any foreign policy is formed after thinking about their history, after considering their history, that हाँ हमारे साथ इतिहास में हमारे साथ पहले टाइम पे ऐसा हुआ है। आप किसी के साथ दोस्ती करोगे तो कुछ सोच समझ के करोगे ना, आप ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करोगे जिसने आपको पहले ही हट कर चुका है, जिसने पहले ही आपको गुलाम बना के रख चुका है, या जिसने पहले ही आपको तंग करा है बहुत, है ना। अगर आप किसी दूसरी स्कूल से नए स्कूल में आते हो और आपको आपका पुराना ऐसा दोस्त मिल जाता है जो दोस्त नहीं आपका दुश्मन था, तो आप उसके साथ फिर से दोस्ती करना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। तो ये जो एक्सपीरियंस हमने फेस किया अपने इतिहास में, ब्रिटेन की गुलामी सही है, कई सारे फ्रेंच नेशंस ने हमें अटैक किया है, कई सारे अरब कंट्रीज ने हमारे ऊपर अटैक किया है, तो हम सब इन सब चीज़ों को देखकर हमारे विभाजन, हमने इंडिया का डिवीजन भी हुआ है, पार्टीशन भी हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। तो हिस्टोरिकल फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करता है कि हम किसी नेशन के साथ हिस्टोरिकली प्रेजेंटली कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे। ये हिस्टोरिकल फैक्टर जो है ना, वो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस में है, इंडिया के एक्सपीरियंसेस के बेसिस में। Okay, do you getting my point? Now, the last one is national interest. Pandit Jawaharlal Nehru, by addressing the parliament, he said a very good quote, that any foreign policy of any nation is based on national interest. किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उस देश के फायदे के लिए बनाई जाती है ना। आप कोई भी फॉरेन पॉलिसी, आप किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? क्योंकि अगर स्कूल में आप दोस्त बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो? स्कूल में आप अकेले नहीं रह सकते। अगर अकेले रहते तो शायद आप अकेले बैठ के पढ़ पाते, है ना। अगर अकेले रहते तो शायद आज हमें किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो हम क्या है, हम जब खुद अकेले नहीं रह पा रहे तो बाकी देशों के साथ क्या उम्मीद करते हैं कि वो अकेले रहेंगे। आप अपने आप को अकेले क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि इसमें आपका नुकसान है। पहला नुकसान क्या है कि अगर कल को आप स्कूल नहीं आते हो तो आपका फ्रेंड आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा,
क्या पढ़ाया क्लास में ये बता देगा, टेस्ट कब होने वाले ये बता देगा, टेस्ट में छुट्टी मारनी है कि नहीं आप दोनों डिसाइड करके ये सब करोगे, है ना। तो फॉरेन पॉलिसी एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी बनाई जाती है। अब मेरा बात क्या था कि आप क्या कह, मैं ये कह रहा था कि आप अपने दोस्त के साथ रिलेशनशिप या आप अपने दोस्त के साथ दोस्ती क्यों करते हो, क्या रीजन है, ताकि आपका फायदा हो। वैसे कोई भी देश किसी और देश के साथ रिलेशनशिप क्यों बनाता है, ताकि उसका फायदा हो। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का एक दूसरे के साथ दोस्त है, रिलेशनशिप बना के रखी, एस्टैब्लिश अ वेरी वेल रिलेशनशिप, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। The utmost or very reason of this thing is that India gets, or that United States of America exports machinery good to India, and India exports too many traditional goods, okay, costume, the dresses and the spices to United States of America, okay. So this is the very important thing। क्यों रिलेशनशिप बना के रखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इंडिया के साथ, या इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंडिया को क्या देता है, मशीन वगैरह ट्रेड करता है। वैसे इंडिया क्या करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को स्पाइसेस, फूड मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अच्छा रिलेशनशिप क्यों बनाए, क्योंकि हमारा फायदा हो रहा है, हमें मशीन्स मिल रही है, तो जाहिर सी बात है हम उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो। IFP इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ओके, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इतना शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया दैट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स, एंड दीज फैक्टर आर ज्योग्राफिकल, फर्स्ट वन, सेकंड वन, द थर्ड वन इज हिस्टोरिकल, एंड द सेकंड वन इज नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, एंड द लास्ट वन इज नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो अपने फायदे के लिए बनाता है, समझ में आया। तो इतना आपके 4 डिटरमाइनिंग फैक्टर्स खत्म होते हैं। अब हम आते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ओके, द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ओके। तो you have an option to pause and video and write all the points, okay। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर पूरे पॉइंट्स लिख सकते हैं, okay। Now the last one is what, principles। we have so many principles, okay। foreign policy, IFP stands for Indian Foreign Policy, okay। Number one is abolition of apartheid, okay। abolition of apartheid आपको क्लियरली दिख रहा है, एबोलिशन ऑफ apartheid इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। मतलब अगर हम कोई फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो हम इन सब चीजों के खिलाफ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर वो नेशन इन सब चीजों पर खरा नहीं उतरता है तो हम उस नेशन के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, ओके। नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज opposition of colonialism and imperialism, okay। third one is Panchasheel। You can also write in English, that is 5 peaceful coexistence, 5 peaceful coexistence। In full form, it is like the 5 principle of peaceful coexistence, okay। The fourth one is world peace, promotion, this is our 4, now it is almost 9 topics, but now we first studied about 4, then after we studied about then after we take next 4 topics, okay। So the 4 principles, first 4 principles of Indian foreign policy is abolition of apartheid। Now what is apartheid? Apartheid
क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, है ना। आप व्यक्तियों का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप लोगों को बीच में भेदभाव करते हैं, किस बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अगर और कलर मोस्टली हम किसी को क्या बोलते हैं? आप काले व्यक्ति को काला क्यों बोलते हो? यही है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आप किसी को रंग के बेस पे, आप उसके रंग के आधार पर उसको बोल रहे हैं ये काला है, ये गोरा है। तो ये जो डिफरेंस है ना कलर के बीच में, आप स्किन कलर के बीच में आप डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो, यही है अपर्थीड। और इंडिया ने ये प्रॉब्लम जब इंडिया गुलाम था तब फेस करी थी कि इंडियन पीपल्स को ब्रिटिशर्स ज्यादा नौकरी नहीं देते थे, क्योंकि उनका कलर, महात्मा गांधी को क्यों निकाला गया था, ट्रेन से क्यों हटा दी, बाहर कर दिया गया था? क्या रीजन था? कि तुम इंडियन हो, तुम काले हो, है ना। यही रीजन था ना, यही रीजन था, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था। तो कलर के बेसिस में हमने बहुत सारी इंडियंस ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है। महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए, है ना, साउथ अफ्रीका गए, तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे मूवमेंट्स करे एपर्थीड के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ। ब्रिटिशर्स साउथ अफ्रीकन या अफ्रीकन पीपल्स को कभी जॉब नहीं देते थे। क्या रीजन था जॉब ना देने का? क्योंकि क्या बोला जाता था कि आप काले हो, हम आपको जॉब नहीं देंगे, है ना। उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती थी, उनको अलग रखा जाता था, उनका पानी अलग रखा जाता था रंग के कारण। तो ये सब प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करी थी अफ्रीकन और इंडियन के लिए, इसलिए हमने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया है। और इस कारण हम हमेशा किसके खिलाफ रहते हैं? अपर्थीड, दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर। That is the historical perspective. Now, why we established this principle? हमने क्यों establish किया abolition of apathy? क्योंकि हमने हिस्टोरिकली देखा, है ना। अब रिलेट करो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स के, कि मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताया था कि ऐतिहासिक तौर से जो भी हम कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो हमने जो इतिहास पर एक्सपीरियंस किया है, हिस्टोरिकली जो एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस में बनाएंगे। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर को अगर हम अगेंस्ट में, अगर हम एपर्थीड के खिलाफ है, तो क्या रीजन है? क्योंकि हमने हिस्टोरिकली उसको फेस किया है। समझ में आ रहा है ना? द नेक्स्ट वन इज एपोजिशन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नाउ व्हाट इज कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म? कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इज सेम, ठीक है। कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म आप अभी सिर्फ ये समझो कि ये सेम है। कॉलोनियलिज्म का मतलब, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया था, सॉरी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, है ना। रूल किया था 1600 से 1947 तक, 200 साल करीब रूल किया। अब वो जो रूल किया ना उन्होंने, उसी को कहा जाता है कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में आके अपने अपने घर एस्टैब्लिश करे, कॉलोनीज बनाई। आपको इंडिया के हर शहर में सिविल लाइन्स मिलेगा, कैंट एरिया मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो एस्टैब्लिशमेंट्स है वो ब्रिटिशर्स ने की थी, है ना। तो अपने अपनी कॉलोनीज बनाई ब्रिटिशर्स। कॉलोनियलिज्म जो वर्ड है वो कैसे जनरेट हुआ? देखो, ब्रिटिशर्स जहां भी जाते थे वो किसी एक देश में जाकर अपनी एक स्पेसिफिक कॉलोनीज, है ना, घर बना लेते थे, कलेक्टिवली सेटलमेंट एस्टैब्लिश कर लेते थे, जिनको वो कॉलोनीज कहते थे। तो जहां वो अपनी कॉलोनीज बना लेते थे, उसी के चलते हमने क्या कहा कि वो लोग अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, वो लोग अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करते हैं, और उसी के अल्टीमेटली हमने कहा उनको कॉलोनियलिज्म एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा हमारे देश में, ऐसे इन लोगों ने अफ्रीका में भी कॉलोनियलिज्म एस्टैब्लिश किया। तो एक देश का राज किसी और देश पर या एक से ज्यादा देशों पर, जैसे ब्रिटेन का राज था कहाँ? इंडिया में, अफ्रीका में, है ना, और कई सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज में, अमेरिका में भी ब्रिटेन का राज रहा है। तो जब किसी एक देश का राज बाकी ऐसे कमजोर देशों पर रहता है जो उससे कम है, शक्तिशाली कम है, तो वो क्या कहा जाता है? कॉलोनियलिज्म। डू यू गेटिंग माय पॉइंट? हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू? हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर? ओके, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अगेन आई एम सेइंग कि आपको जहां कंफ्यूजन होती है, नहीं दिख रहा है क्लियरली, तो आप वीडियो को पॉज करें और देखिए। ओके, सो कॉलोनियलिज्म का मतलब ये है, इंपीरियलिज्म इज सेम। ना हम अब क्यों अपोज कर रहे हैं? हमारे क्यों प्रिंसिपल है, क्यों सिद्धांत है ऐसा कि हम कॉलोनियलिज्म को अपोज कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने इतिहास में ये सब चीजें देखी, हिस्टोरिकली हमने ये प्रॉब्लम फेस करी है कि हमारे ऊपर बाकी देश ने हमको गुलाम बनाकर रखा, तो हमने ये परेशानी फेस करी, रंग भेद की परेशानी फेस करी, और साथ ही साथ ऐसी कई सारी परेशानियां कि हमारी कई सारे जो रिसोर्सेज थे, हम लोग पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, भारत जो था वो सोने की चिड़िया था। अब आज हमारे देश में हद से ज्यादा गरीबी है। क्या रीजन है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे पैसे को लेके गया, जिसके कारण हमारे पास रिसोर्स कम बची। जब रिसोर्स कम बची तो क्या हुआ? कम रिसोर्स के कारण हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे और हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। तो थर्ड वन इज पंचशील। पंचशील को डिटेल में हम पढ़ेंगे इसी के नेक्स्ट वीडियो जब मैं रिलीज करूंगा तब। ओके, पंचशील, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 20। पंचशील में हम देखेंगे कि किस तरह से कोई देश 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में, आप लिखिए 1954 में
There is a very good relationship between India and China, and the both nations sign an agreement which is known as Panchashil. Now, what is Panchashil? Panchashil in English we call it as the 5 principles of peaceful coexistence. पंचशील एक ऐसे सिद्धांत है जिसमें दो देश एक साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं और वो कई सारी चीजें उसके अंदर रहती है। पहली बात, हम एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, मतलब कि एक देश दूसरे देश के ऊपर बेफालतू में गुस्सा नहीं करेगा जब तक दूसरा देश उसके ऊपर अटैक वगैरह कुछ नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, हम एक दूसरे की टेरिटरी मतलब कि बाउंड्रीज के अंदर, बॉर्डर के अंदर बिना पूछे नहीं घुसेंगे। अभी चाइना हमारे ऊपर बेफालतू में अटैक कर रहा है, कहां से? जम्मू कश्मीर से, अरुणाचल प्रदेश से, है ना? तो क्यों? वो बेफालतू में हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो पंचशील में ये बात कही गई है कि हम किसी की भी बॉर्डर के अंदर बेफालतू में अटैक नहीं करेंगे, हम किसी की भी देश के अंदर बेवजह बिना परमिशन के नहीं घुसेंगे, without any consent of our nation, है ना, the nation with whom we establish an agreement. Without his or her consent we do not get entered into any nation's boundary or territory. Territory is a piece of land, हम किसी के भी piece of land के अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है? ये समझ में आया? थर्ड क्या है? थर्ड है पंचशील में, आप अपनी बुक में देखिएगा, थर्ड क्या है पंचशील में कि हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स मतलब कि अगर आज इंडिया में चुनाव हो रहे हैं, है ना, या अगर मैं बात करूं ड्रग्स की बात हो रही है ना, जो ड्रग्स की बात कहाँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, या अगर मैं बात करता हूं बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तो चाइना इस मैटर पर इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि पंचशील के तहत ये भी है कि हम किसी के इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अगर चाइना में कोई चुनाव होता है या अगर चाइना में कहीं लड़ाई हो रही है चाइना के लोगों के बीच में, तो इंडिया घुस के या इंडिया इंटरफेयर उन मैटर्स में नहीं करेगा। इंडिया हैज नो राइट टू इंटरफेयर और इंटरवेन ऑन देयर मैटर्स, ठीक है? सो दैट इज द वेरी एसेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट, ठीक है? बाकी दो हम और डिटेल में पढ़ेंगे। पंचशील के 5 सिद्धांत के बारे में या 5 पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में एक इंडिविजुअल सोल वीडियो में रिलीज करूंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है? नाउ वर्ल्ड पीस प्रमोशन, इंडिया ऑलवेज प्रमोट द वर्ल्ड पीस। नाउ व्हाट इज पीस? शांति, जाहिर सी बात है, अगर कई सारे देशों के बीच में लड़ाई होती रहेगी तो जब कोई देश हार जाएगा तो क्या बन जाएगा? गुलाम बन जाएगा। गुलाम बन जाएगा तो वापस हमें ऐसी परेशानियां फेस करनी पड़ेगी, एपर्थीड, हमारे ऊपर अटैक होंगे। तो अगर हम शांति स्टैब्लिश करके रखेंगे तो सब देश शांति से डेवलपमेंट कर पाएंगे, है ना, पीसफुली डेवलप्ड हो पाएंगे, और डेवलप्ड होने के कारण कोई अटैक वगैरह नहीं होगा तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोग मर गए। सो दैट इज द रिपरकशन इज वेरी बैड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। द आउटकम्स आर वेरी डिजास्टरेबल एंड वेरी डेंजरस। दैट्स व्हाई we come into conclusion, all over the world the countries come into conclusion that we have to establish world peace. We have to establish a peace between nations. Instead of using weapons, now we use talks, we use dialogues. बात करके हम युद्ध को सुलझाते हैं। हम कहीं अब आजकल क्या नहीं करते, कई देश आपस में क्या नहीं करते, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट वर्ल्ड पीस, ठीक है, समझ में आया? These are the 4 principles. Okay, now we come to the next 5th, 6th, 7th and 8th principles of Indian foreign policy. Support disarmament. Now, 6th one is nuclear policy. The 7th one is SAR. Maybe in your book the SARC is written in this way. This is wrong. Okay, अगर किसी की बुक में SARC SARRC लिखा है तो आप उसे कैंसिल करके SAARC करें, ठीक है?
This is member. Okay. So now what is disarmament and nuclear policy? 5th और 6th को मैं कॉमन समझाऊंगा. ओके. डिसआर्मामेंट क्या होता है? डिसआर्मामेंट का मतलब है कि हम अस्त्रों का कम इस्तेमाल करें, मतलब कि जो वेपन्स बनाया है हमने, ओके, जो वेपन्स हमने बनाए हैं उसका कम इस्तेमाल करें. पहली बात. न्यूक्लियर पॉलिसी, इसको हम दोनों को कॉमनली समझ रहे हैं. न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर वेपन्स इज आल्सो अ वेपन और इज आल्सो अ आर्म. आर्ममेंट का मतलब होता है कई सारे वेपन्स को बनाना और कई सारे वेपन्स का इस्तेमाल करना. वेपन्स मतलब कि अस्त्र शस्त्र, है ना. अगर मैं बात करूं राइफल्स की, या अगर मैं बात करूं बहुत सारे बड़े बड़े एटम बॉम्ब्स की, तो दीज आर दी वेपन्स, दीज आर दी आर्ममेंट्स. और डिस लगा दिया उसके आगे तो क्या हो गया? डिसआर्मामेंट मतलब होता है कि हम उसका इस्तेमाल ना करें, ना उसका ज्यादा कंस्ट्रक्शन करें. ओके. अब न्यूक्लियर पॉलिसी क्या? डिसआर्मामेंट के अंदर ही आएगा. ठीक है. न्यूक्लियर पॉलिसी क्या? हम बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? ताकि अगर कोई और देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करे या एटॉमिक अटैक करे तो हम क्या करेंगे? उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स, हम भी उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स गिरा सकते हैं, शांति से नहीं रहेंगे. अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे तो क्या होगा? दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करेगा और हम हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो हम वापस गुलाम बन जाएंगे. ठीक है. तो वापस गुलाम बन जाएंगे या किसी और देश को, या तो फिर हमारे देश के सभी लोग वापस वैसी ही प्रॉब्लम फेस करेंगे जैसे आज़ादी के बाद हम लोगों ने करी थी. फिर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा. तो अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो हम अटैक कर पाएंगे और दूसरा देश हमें कमजोर समझ के अटैक नहीं करेगा. ठीक है. तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाने के साथ में है, पर ये भी कहता है कि उतने वेपन बनाओ जितने जरूरी है. फालतू में बेवजह वेपन्स बनाने की जरूरत नहीं है. अननेसेसरी, वी डू नॉट नीड टू मेक एनी वेपन्स विच इज नॉट इंपॉर्टेंट. बेफालतू में हम बेवजह ऐसे वेपन्स ना बनाएं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है. उतने वेपन्स बनाओ जितना कि अगर कल को हमारे ऊपर कोई अटैक करता है सो भी काउंटर अटैक दम, है ना, हम किसी को वापस अटैक कर पाए, वरना वेपन्स मत बनाओ. ठीक है. पहली बात, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है कि हम किसी के ऊपर पहले अटैक नहीं करेंगे, है ना. पहले अटैक नहीं करेंगे का मतलब है कि अगर हमको मन करता है कि चलो आज पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, तो हम ऐसी बेवजह अटैक नहीं करेंगे, है ना. जब तक पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक नहीं करता या पाकिस्तान बॉर्डर में बेवजह के डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं करता, तब तक हम उसके ऊपर क्या नहीं करेंगे? अटैक नहीं करेंगे, है ना. मतलब हम बेवजह लड़ाई जनरेट नहीं करते. इसलिए हम किसको प्रमोट करते हैं? पीस को, है ना. 4th पॉइंट था हमारा कि इंडिया प्रमोट वर्ल्ड पीस. इंडिया हमेशा पीस को प्रमोट करती है. दैट इज द रीजन वी नेवर अटैक फर्स्ट, वी नेवर फर्स्टली अटैक ऑन एनी अदर नेशन, है ना, इन एनी नेशन. चाइना के ऊपर भी हमने पहले अटैक नहीं किया है. जो रिसेंटली अभी इंसिडेंट्स चल रहे हैं बॉर्डर पे, चाइना ने हमारे ऊपर पहले अटैक किया तो हमने उनके ऊपर अटैक किया. नाउ सार्क. व्हाट इज सार्क? SAARC is a South Asian Association for Regional Cooperation. South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC is an abbreviated form of South Asian Association for Regional Cooperation. Now, what is this? It is an international organization. SAARC is an international organization who has 7 members. The member countries are India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, okay, Nepal, Maldives, and Sri Lanka. These are the 7 neighboring countries. These are the 6 neighboring countries of India, and including India, the 7 members are the members of SAARC. Now, why they form this organization? Because they want a very good relationship with each other. They want to do trade with each other. They want to establish a peaceful coexistence with each other. That's why instead of using weapons, they want to talk. They want a dialogue on this specific platform. They want some platform in which they talk. Instead of using weapons, they talk on several platforms, and this platform is given by SAARC. SAARC क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक ऐसा संगठन जिसके 7 नेशंस हैं: इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स, भूटान, श्रीलंका. ओके. इंडिया को छोड़कर उसके जो 6 पड़ोसी देश है वो और इंडिया, 7 मेंबर्स हो गए SAARC के. इंडिया SAARC का मेंबर है. अब SAARC क्यों बनाया गया? SAARC इसलिए बनाया गया ताकि जो देश है, 7 देश है, वो आपस में लड़ाई के बदले कहीं शांति से वार्तालाप करे. और वो वार्तालाप या वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? द प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय SAARC. SAARC की जब मीटिंग होती है, अभी रिसेंटली SAARC की मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग, है ना. SAARC की जब मीटिंग होती है तो व्हेन दे डू अ मीटिंग एंड ऑल दैट, तो जब मीटिंग होती है तो ये लोग लड़ाई, जो भी पुराने मुद्दे उन सबको उखाड़ के या उन सब मुद्दों को रेज कर उन सब इश्यूज को रेज कर क्या करते हैं? talk about that issues, and instead of using war and instead of using weapon, they talk in dialogues, they take dialogues and they sign agreement, so their war or their disputes come to an end.
ठीक है, यहाँ तक सार्क का आपको समझ में आया। ठीक है, 7 मेंबर्स भी मैंने बता दिया। हम इसी वीडियो में देखते हैं कि कौन है 7 मेंबर्स किसके, सार्क के। ओके, तो ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए, और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी आपको इसी वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो समहाउ योर प्रिंसिपल्स, दैट इज योर मेजर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज कंप्लीटेड। बुक में क्लियरली ये मेंशन है। आप चाहे, मैंने कुछ कुछ टॉपिक को री राइट किया है, जैसे कि सार्क मेंबर, आपकी बुक में क्या लिखा है, सपोर्ट सार्क। सार्क मेंबर भी लिखेंगे तो चलेगा, सपोर्ट सार्क भी लिखेंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यू आर अ मेंबर ऑफ सार्क, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ सार्क, सो दे हैव टू सपोर्ट देम, they have to support SAARC countries. Okay, now SAARC countries do trade with each other. Okay, promote unity. SAARC की जो कंट्रीज है, जो 7 कंट्रीज है, वो एक दूसरे का साथ ट्रेड करती है, इस कारण SAARC बना है। ठीक है, यूनिटी बनाना चाहती है ताकि एक दूसरे में कोई देश आपस में लड़ाई ना करे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने SAARC को सपोर्ट किया, और आज हम SAARC के मेंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रिंसिपल्स खत्म होता है। अब हम आएंगे आपके मैप वाले टॉपिक में। अब हम ये बताएंगे कि SAARC की जो इंडिया है और उसकी नेबरिंग कंट्रीज क्या है, और SAARC के मेंबर कौन कौन है। ओके, सो दिस इज समहाउ, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चाहे तो थोड़ा सा मैं पॉज कर देता हूँ, तो एटलीस्ट आप लिख सकेंगे। आप इसको लिखिए। ठीक है, जब तक हम फिर बात करेंगे आपकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज नाउ, you can pause it and write it. Okay, this is the map of India. Okay, this is Nepal, this is Bhutan, this is our enemy neighboring country Pakistan, this is Sri Lanka. Sorry, I write here so it will be. And Maldives थोड़ा नीचे है, so I have no place here, so I make here only Maldives. Okay, it is Maldives here. It is Maldives. You're right. Okay, this is Bangladesh. Okay, so the SAARC की टोटल कंट्रीज है 7। ठीक है, 7 कंट्रीज है SAARC की, और इसमें से 6 नेबरिंग कंट्री इंडिया की है। पहली कंट्री है इंडिया। ठीक है, दूसरी कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया के जस्ट ऊपर वेस्टर्न पार्ट में। अगर आप देखो, गुजरात वाले रीजन और राजस्थान रीजन से जो कनेक्टेड बॉर्डर है वो पाकिस्तान है, और शायद ही किसी बच्चे को पाकिस्तान ना पता हो। ठीक है, फिर भी आप देखिए यहाँ ध्यान से, इंडिया के जस्ट ऊपर पाकिस्तान, वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान की बॉर्डर और पंजाब की बॉर्डर से कनेक्टेड, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से कनेक्टेड है एक नेशन जिसको कहते हैं नेपाल, है ना, ये नेपाल। ठीक है, उसके बाद बीच में आता है सिक्किम, जो कि इंडिया का पार्ट है। उसके सिक्किम के कहाँ, सिक्किम के लेफ्ट है, हमारे सिक्किम के राइट हैंड साइड में क्या है, नेपाल, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, भूटान। ओके, वैसे ही हमारे राइट हैंड साइड में होगा नेपाल, और लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, राइट हैंड साइड में भूटान और लेफ्ट हैंड साइड में नेपाल। ओके, फिर है ये बांग्लादेश, दिस इज बांग्लादेश, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान से लेकर, अगर ना, ये पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक का जो रीजन था ये इंडिया का ही था। ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस और आफ्टर पार्टीशन there is a 3 division of India, that is western Pakistan and India. And after 1971 when Pakistan come into existence, after 1971 when there a dispute emerged between East Pakistan and West Pakistan, so that this Pakistan is converted into Bangladesh and emerged as a new nation, or exist as a new nation, or originate as a new nation. Okay, so
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया के साउदर्न पार्ट में एक कंट्री है श्रीलंका, ओके, श्रीलंका। उसके बाद मालदीव, इंडिया की आइलैंड नेबरिंग कंट्री बिल्कुल नीचे मालदीव्स, ठीक है, थोड़ा और नीचे है मालदीव्स। So these are the 7 members of SAARC, 7 members of SAARC, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the 7 members of SAARC, okay? ये याद रखना। अब थोड़ा सा और नेबरिंग कंट्रीज को बढ़ा देते हैं। यहाँ से कनेक्टेड है चाइना की बॉर्डर, ओके, यहाँ से ये तिब्बत है और यहाँ से चाइना की बॉर्डर कनेक्टेड है। तो ये है चाइना, इंडिया की ये इंडिया की 7वीं नेबरिंग कंट्री है, ओके। यहाँ से अफगानिस्तान की बॉर्डर कनेक्टेड है, तो इट इज अफगानिस्तान, इंडिया की 8th नेबरिंग कंट्री। तो समहाउ पूरी नेबरिंग कंट्री हमने खत्म कर दी है और यहाँ से एक और नेबरिंग कंट्री कनेक्टेड है जिसे हम कहते हैं म्यांमार, ओके, म्यांमार या बर्मा। So these are the neighboring countries of India. So our neighboring countries is clear. Now in next video we studied about that what we have relationship with these neighboring country, what type of relationship we have with these neighboring country, whether it's a good relationship or whether it's a bad relationship, whether it's a multilateral or bilateral relationship, okay. So यहाँ somehow we have completed this chapter. Till then, bye.